चलो लिखो बालक टॉपिक। आज टॉपिक है बियो-सावर्ट लैप्लास के नियम की व्युत्पत्ति। बियो-सावर्ट लैप्लास के नियम की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति चलिए एगो डायग्राम बनाना है, बनाइए। तू कुछो लिख दो, पति पत्नी कुछ चलेगा तो। जल्दी डायग्राम नोट कीजिए। माना कि एक्स वाई एक धारावाही चालक है। माना कि एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिससे I परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जिससे I परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक का एक छोटा भाग AB है। इस चालक का एक छोटा भाग AB है। छोटा भाग AB है। इस चालक का एक छोटा भाग AB है जिसकी लंबाई वेक्टर dl छोटे भाग से बिंदु P के बीच की दूरी R है। बिंदु P के बीच की दूरी R है और वेक्टर dl तथा R कैप के बीच का कोण थीटा है। वेक्टर dl तथा R कैप के बीच का कोण थीटा है। तो बियो-सावर्ट के नियम के अनुसार बियो-सावर्ट के नियम के अनुसार चालक के छोटे भाग
तो बियो-सावर्त के नियम के अनुसार चालक के छोटे भाग डीएल वेक्टर से प्रवाहित विद्युत धारा I के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर dB का मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। देखिए समझिए, जैसे मान लिए ना कि XY एक धारावाही चालक है जिसे I परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित है, तो इसके हर एक भाग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम क्या किए ना कि चालक का एक छोटा सा अल्प लंबाई ले लिए हैं। अल्प लंबाई मैंने छोटा लंबाई वेक्टर, तो कोई विशेष लंबाई लिए है ना। पूरा चालक की लंबाई L है लेकिन विशेष लंबाई लिए DL, तो इसलिए हम वेक्टर लगा दिए हैं। अब इस DL लंबाई में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, तो उस DL लंबाई के कारण किसी बिंदु P पर इससे r दूरी पर कोई जैसे बिंदु है आपका P, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र dB का मान, कहने का मतलब कि बिंदु P पर DL के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इससे भी प्रवाहित होने धारा कितना है? I है। DL से भी प्रवाहित होने धारा I है, क्योंकि यही धारा ना होकर सब जाएगा। अब पूरा चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इस छोटे से भाग के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ताकि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर। तो पहला जिसे का नियम होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है इसे प्रवाहित होने वाला धारा के समानुपाती होता है, यानी कि जितने अधिक धारा प्रवाहित होगा ना बिंदु P पर, उतने अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। दूसरा नियम होता है इसमें कि जितने हम लोग बड़का लंबाई लेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही। तो दूसरा नियम होता है कि चुंबकीय क्षेत्र dB का मान इसके लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि अल्प लंबाई DL के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर। अब तीसरा होता है कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान DL और बिंदु P के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और तीसरा होता है कि दोनों के DL और R कैप के बीच में जो कोण बनता है ना, तो इस कोण के जाया मतलब कौन चीज? हाँ, साइन थीटा का समानुपाती होता है। ये 4 गो नियम है। देखिए चारों नियम कौन कौन है। पहला नियम है, देखो इस तरह से DB समानुपाती I, अब दूसरा का है DB समानुपाती D, और तीसरा का है DB समानुपाती नहीं 1/r², और चौथा है DB समानुपाती साइन थीटा। केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह से DB समानुपाती I भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो लिखा है कि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, तो उसके नीचे नंबर 1 लेके लिखिए। नंबर 1 में चुंबकीय क्षेत्र dB, वेक्टर मत दीजिएगा उसके ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र dB का मान, चुंबकीय क्षेत्र dB का मान चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात DB समानुपाती I है। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। DB समानुपाती I, कहने का मतलब कि जितने अधिक धारा प्रवाहित होगा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होगा।
क्योंकि हमको इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालते हैं, लास्ट में वेक्टर ग्रुप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र dB का मान, चुंबकीय क्षेत्र dB का मान चालक के अल्प लंबाई dl के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र dB का मान चालक के अल्प लंबाई dl के समानुपाती होता है। चालक की अल्प लंबाई dl के समानुपाती होता है, अर्थात dB समानुपाती dl, इसको मान लें इक्वेशन 2। जितने बड़का लंबाई लेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान उतने ही अधिक होगा। तीसरा लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र dB का मान, चुंबकीय क्षेत्र dB का मान चालक की अल्प लंबाई dl, चुंबकीय क्षेत्र dB का मान चालक की अल्प लंबाई dl तथा बिंदु P के बीच की दूरी r, चुंबकीय क्षेत्र dB का मान चालक की अल्प लंबाई dl तथा बिंदु P के बीच की दूरी ब्रैकेट में r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात dB समानुपाती 1/r²। इसको मान लीजिए समीकरण 3। चलिए चौथा नंबर लिखिए चुंबकीय क्षेत्र dB का मान, चुंबकीय क्षेत्र dB का मान चुंबकीय क्षेत्र dB का मान चालक के अल्प लंबाई dl, चालक के अल्प लंबाई dl तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा, के बीच बने कोण, ब्रैकेट में थीटा लिखिए, कोण लिखकर, मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण ब्रैकेट में थीटा के जाया, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा जाया के बाद साइन, कोण थीटा के जाया के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। इसको लिखेंगे हम लोग dB समानुपाती साइन थीटा। इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से। देखिए समीकरण 1, 2, 3, 4 से करेंगे ना तो हो जाएगा dB समानुपाती IDL साइन थीटा बटा में r²। तो जानबे करते हैं समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं, कोई नियतांक रखते हैं। तो नियतांक रखे यहाँ पर, नियतांक के रखें, चलिए नियतांक रख दें के, तक के इंटू आइडियल साइन थीटा अब बटा में r², जहाँ
के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है जिसका एसआई पद्धति में, जिसका एसआई पद्धति में मान म्यू नोट बटा 4 पाई होता है। इसलिए के बराबर का हो जाएगा म्यू नोट बटा में 4 पाई। इसका मान होता है 10 के पावर माइनस 7, 10 के पावर 7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर। इसलिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, dV बराबर म्यू नोट बटा में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अब बटा में आर स्क्वायर। यही देखिए आपका हो गया बियो-सावर्ट के नियम के द्वारा प्राप्त समीकरण। रोको चंदन। इसके बाद लिखिएगा नीचे इक्वेशन यहीं तक हुआ, ठीक ना। अब एक्स्ट्रा लिखा रहे हैं, लिखिए जहां म्यू नोट निर्वात या मुक्त आकाश की चुंबकशीलता, जहां म्यू नोट निर्वात या मुक्त आकाश की चुंबकशीलता अथवा पारगम्यता होता है, अथवा पारगम्यता होता है, पारगम्यता होता है। चल एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा। देखिए बालक, जैसे कि म्यू, यहाँ पर देखिए जैसे म्यू नोट बटा 4 पाई का मान इतना है ना, यदि इससे हम लोग केवल म्यू नोट का मान निकाले तो क्या आएगा, म्यू का मान निकालेंगे केवल यहाँ से तो क्या होगा 4 पाई गुना 10 के पावर माइनस 7 होगा कि नहीं। तो एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा कि म्यू नोट का मान 4 पाई, हाँ म्यू नोट का मान 4 पाई गुना 10 के पावर माइनस 7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। अर्थात म्यू नोट बराबर 4 पाई गुना 10 के पावर माइनस 7। एक बहुत सारा मात्रक होता है, 3 बोले तो तीनों मात्रक में लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब जिसमें पूछेगा उसमें आप बता दीजिएगा, खाली मानवा वही रहता है, मात्रकवा चेंज होता है अलग अलग। बराबर 4 पाई गुना 10 के पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। इसलिए म्यू नोट बटा में 4 पाई बराबर 10 के पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर 10 के पावर माइनस 7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर बराबर 10 के पावर माइनस 7
टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। जैसे 4 पाई इंटू 10 के पावर में 7 है ना मिनट बराबर है, तो खाली मात्रक अलग अलग है लेकिन मनवा तो उतने हैं, ठीक ना। अब देखिए जैसे मान ली कि एकरा तुलना करेंगे यदि एकरा साथे तो 4 पाई बटा में आएगा ना, मनवा कितना होगा 10 के पावर माइनस 7। यदि इसका तुलना करेंगे केवल इसके साथ तो म्यू नोट बटा 4 पाई बराबर 10 के पावर माइनस 7। यदि इसका तुलना करते हैं इसके साथ तो म्यू नोट बटा 4 पाई बराबर 10 के पावर माइनस। तो खाली मात्रक अलग अलग है लेकिन मान क्या है आपका, ठीक है। ये केकर मान है, हाई म्यू नोट के है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में इसका यूज होता है 10 के पावर माइनस 7 का केवल। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह रखते थे ना 9 × 10 के पावर ना हो, तो इसी हो रखाता है म्यू नोट बटा 4 पाई की जगह 10 के पावर माइनस 7। चलिए अब लिखिए म्यू नोट का एसआई मात्रक, म्यू नोट का एसआई मात्रक म्यू नोट का एसआई मात्रक देखिए जो फॉर्मूला है डीबी बराबर आइडियल साइन थीटा, फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला है आपका, टॉपिक लिख लिए ना, म्यू नोट बराबर आइडियल साइन थीटा, देखो छूट गया, म्यू नोट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा। हमको किसका निकालना है, तो सब के एक तरफ और म्यू नोट के एक तरफ, म्यू नोट के ये छोड़ दीजिए, ठीक ना। डीबी के साथ कौन जाएगा गुना में, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, अब बटा में कौन आएगा आइडियल साइन थीटा। क्या कीजिए ना कि सब की मात्रक रख दीजिए, अपने आप निकल जाएगा। देखिए जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला जानते हैं ना आप, 4 पाई का मात्रक कुछ नहीं, दूरी का मात्रक, आप विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का विद्युत धारा का एम्पियर, लंबाई के, तो देखिए कौन सी कटेगा, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो ऊपर बचेगा टेस्ला मीटर, हो गया टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर हो गया। एक और निकालना है, एक और निकालता है इसका, देखिए यहाँ से एक और निकाल सकते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक क्या होता है मालूम है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की और एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, होता है ना, तो ओकरो से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, लेकिन यहाँ से लिख रहे हैं, जैसे फार्मूला में डीबी चुंबकीय क्षेत्र है, वो अलग बात है कि स्मॉल चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन है तो चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मतलब कि ऐसे लिख देंगे न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, अब 4 पाई का कुछ नहीं, या दूरी का मीटर स्क्वायर, अब बटा में इसका हो जाएगा एम्पियर, इसका हो जाएगा मीटर, तो हो जाएगा आपका म्यू नोट बटा में ये घट जाएगा, एक और मीटर चल जाएगा ऊपर, मीटर मीटर पूरा कहानी खत्म है, हो जाएगा न्यूटन एम्पियर इनवर्स, एक और ऊपर आएगा तो एम्पियर इनवर्स, क्या हो जाएगा न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2 कहिए या चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर कहिए। कई रूप में निकाला, एक और निकाला जा सकता है वेबर में, चुंबकीय क्षेत्र के एक मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, याद है, तो उससे भी निकाला जा सकता है। देखिए चुंबकीय म्यू नोट का बीमा, म्यू नोट का बीमा
देखिए यहाँ से लिखेंगे, जो कि हम लोग म्यू नोट बराबर फार्मूला निकाल लिए था ना, आप लोग यहाँ से लिखिएगा, ठीक ना बालक, कि चूंकि dv बराबर इतना होता है। देखिए बालक, यहाँ से म्यू नोट बराबर, जैसे dv चुंबकीय क्षेत्र है ना, और चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होता है, m² I इनवर्स होता है ना। अब 4 पाई का बीमा नहीं होता है, आज एम्पियर इसका हो जाएगा। देखो एजा पर आई लिखे हैं ना बीमा में ना, तो एजो का लिखे बीमा में, आई ही लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं बीमा में। और डीएल का एल और साइन थीटा का बीमा, साइन थीटा कोई बीमा नहीं होता है। तो म्यू नोट बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो ऊपर में हो जाएगा m t² I इनवर्स 2 हो जाएगा, एल से एल कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एल। कहीं गलती तो नहीं ना बताई हो तुम चुंबकीय क्षेत्र का बीमा? हमको लगता है कि m t इनवर्स 2 I इनवर्स होता है। मैं स्क्वायर बोलिए, m3², m3 इनवर्स 2 होता है ना। हमको भी लागत था, गलती बता रही है। तो क्या हो जाएगा ये m3 इनवर्स 2, नहीं रुक जाओ सजा के लिखते हैं, m l 3 इनवर्स 2 I इनवर्स 2, या इसकी जगह पर ए भी लिख सकते हैं, ए की जगह पर m l 3 इनवर्स 2 I इनवर्स 2। कहाँ पर दिक्कत है इसमें, कहाँ से, कहीं ना दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम सीट चेंज करवा देंगे। दिक्कत है तो इसको पीछे बैठाया जाए। टॉपिक है बियो-सावर्त नियम का सदिश रूप में निरूपण। बियो-सावर्त नियम का सदिश रूप में निरूपण। बियो-सावर्त नियम का सदिश रूप में निरूपण। निरूपण निरूपण चूंकि dB बराबर, मारेंगे दूध तब रखने का रहा कहीं के लपलास झकास के लिए। जब एक बार पढ़ा दिए तो उसमें लिखो अपने से लपलास है। आइडियल साइन थीटा अब बटा में r² dB बराबर म्यू नोट बटा में 4 पाई। एक गधा कौन बालक बतिया रहा है? हमें सब हमें सुनाई दे रहा है, पीछे लाएंगे आके। तो देखिए जैसे फार्मूला है ना कि मोड ऑफ dl क्रॉस r कैप, तो फार्मूला होगा मोड ऑफ dl, मोड ऑफ dl मोड ऑफ r कैप और साइन थीटा। तो चूंकि कैप के द्वारा यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो r कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, और मोड ऑफ dl का तो खाली l होता है, r कैप का 1 और साइन थीटा, तो dl साइन थीटा की जगह इतना लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ तो dl साइन थीटा है कि नहीं, यहाँ देखिए dl साइन थीटा है ना, और dl साइन थीटा किसके बराबर है, मोड ऑफ वेक्टर dl क्रॉस
तो एकरा जगह पर देखिए खाली पुट कर दिए है मोड ऑफ डी एल अक्रॉस आर कितना है जी आई तो है म्यू नंबर 4 r²। अब समझे तो इस तरह से लिख सकते हैं सदिश रूप में, कोई दिक्कत है? कहा कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होता है इसलिए सदिश रूप में लिखा जा सकता है, नोट कर लीजिए उसको। हाँ आज 4 पाई हटा दिए हैं, लिख लीजिए, गलती छूट गया है यहाँ पर, गलती ना हो गया, वो सब बतिया नहीं रहा था तो वही में हम बोले में रह गए। हाँ उस सब गौ से कह रहे थे कि तू सब गौ से गधा है और घ से होना है तो थोड़ा ध्यान दो। चलिए अब देखिए मेरे तरफ नहीं, जो बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान दीजिए। टॉपिक लिखिए बियो-सावर्ट नियम एवं कूलॉम नियम के बीच तुलना। बियो-सावर्ट नियम एवं कूलॉम नियम के बीच तुलना। बियो-सावर्ट नियम एवं कूलॉम नियम के बीच तुलना। एवं कूलॉम नियम के बीच तुलना। नंबर 1 लिखिए, जैसे तुलना दो तरह से किया जाता है, एगो समानता कि दोनों में सेम क्या है, एगो असमानता। तो पहला नंबर लिखिए समानता, नंबर 1 कि दोनों नियम में समानता क्या है आखिर, कूलॉम नियम में और इसमें। देखो कूलॉम के नियम पढ़ाए थे ना, उसमें दोनों में ओकरों में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था, इसमें भी है कि नहीं? ठीक, तो लिखिए पहला नियम, दोनों क्षेत्र नंबर 1 दीजिए, दोनों क्षेत्र स्रोत एवं परीक्षण बिंदु के, दोनों क्षेत्र स्रोत एवं परीक्षण बिंदु के, स्रोत एवं परीक्षण बिंदु के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों क्षेत्र स्रोत एवं परीक्षण बिंदु के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे स्रोत का मतलब कि जहां से उत्पन्न होता है, और परीक्षण मतलब कि जहां पर उसको अनुभव किया जाता है, ठीक ना? तो उसमें भी बिंदु P, इसमें भी बिंदु P। और दोनों देखिए, जिसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी आवेश से, तक कहां तक ले जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र भी किसी से उत्पन्न होता है तो उसका भी रेंज अनंत तक होता है। तो दूसरा नंबर लिखिए, दोनों क्षेत्र दीर्घ प्रास के होते हैं। दीर्घ प्रास यानी कि लॉन्ग रेंज, दोनों क्षेत्र दीर्घ प्रास के होते हैं। दूसरा, सॉरी अगला लिखिए, तीसरा, अध्यारोपण का सिद्धांत दोनों के लिए मान्य होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत दोनों के लिए मान्य होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत दोनों के लिए मान्य होता है। मान्य मतलब वैलिड। मान्य होता है, अर्थात जिस तरह वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट डॉट प्लस वेक्टर En,
जिस तरह वेक्टर ई बराबर वेक्टर ई1 प्लस वेक्टर ई2 प्लस ई3 प्लस डॉट डॉट en होता है उसी तरह वेक्टर बी बराबर वेक्टर b1 प्लस वेक्टर b2 प्लस वेक्टर b3 प्लस डॉट डॉट प्लस bn होता है। हाँ हाँ विद्युत क्षेत्र के लिए लिखो ना। उसी तरह लिख लें बी बराबर वेक्टर b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट डॉट bn होता है। जैसे कि कैसे हम लोग कूलॉम नियम आखिर मान ली कि विद्युत क्षेत्र हम लोग ज्ञात किए थे पहला बार, तो किसके नियम से ज्ञात किए थे? कूलॉम के नियम से ज्ञात किए थे ना। तो इसे E1 प्लस E2 प्लस E2 सब कूलॉम के नियम के अंदर में ही आता है। विद्युत क्षेत्र की सहायता से फिर हम लोग गॉस पर में सिद्ध करते हैं। बताए थे कि कूलॉम नियम और गॉस पर में अलग नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप जो पढ़े थे लेसन 1 लेसन 2 वो सब एक ही राशि था, खाली अलग अलग रूप में क्या किया जा रहा था, व्यक्त किया जा रहा था। चलिए अब लिखिए टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। चुंबकीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। चुंबकीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत के समझे से पहले ही समझ लीजिए, जैसे विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश है Q, ठीक ना, यहाँ पर आवेश कौन है Q। मान लेते हैं कि आवेश Q से R1 दूरी पर कोई आवेश Q1 जो है विद्युत क्षेत्र E1 अनुभव करता है। आवेश Q से R1 दूरी पर कोई आवेश Q1 विद्युत क्षेत्र E1 अनुभव, एक से R2 दूरी पर कोई आवेश Q2 विद्युत क्षेत्र E2। इसी तरह से इसके चारों तरफ बहुत सारा आवेश होगा, तो इसके चारों ओर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होता है? वेक्टर E बराबर होता है E1 प्लस E2 प्लस, याद है वाला बताए थे कि जब कोई आवेश हो और उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र हो तो उसके अगल बगल में अलग अलग आवेशों द्वारा अनुभव किया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योगफल का मान इस आवेश के द्वारा उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र के योगफल के बराबर होता है। बताए थे ना। वैसे यहाँ पर भी है, जैसे मान लीजिए कि एक चालक तार है और चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अगल बगल में उत्पन्न हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग चुंबकीय ध्रुव को लाते हैं अनुभव करने के लिए कि यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र अनुभव हो रहा है, यहाँ पर कितना। तो ये इसके लिए होता है, उसमें आवेश लाते थे ना, और यहाँ पर अनुभव करने के लिए चुंबकीय ध्रुव लाते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो अलग अलग ध्रुवों के द्वारा अनुभव किया गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं के योगफल की, यानी कि जिसे मान लीजिए कि कोई अनुभव किया है 2 टेस्ला, कोई 3 टेस्ला, कोई, तो टोटल निकालना होगा कि एक द्वारा टोटल कितना उत्पन्न हो रहा है। तो अलग अलग ध्रुवों के द्वारा अनुभव किए गए चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ दीजिए, तो इसके द्वारा उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा, जैसे कि आवेश में होता था। लिखिए तो डाल देकर उसमें किसी धारावाही चालक के चारों ओर, किसी धारावाही चालक के चारों ओर, किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान
अलग अलग चुंबकीय ध्रुवों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग चुंबकीय ध्रुवों द्वारा अनुभव किए गए चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योगफल के बराबर होता है। सदिश योगफल के बराबर होता है अर्थात वेक्टर b बराबर b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट डॉट bn। चलिए अब टॉपिक लिखिए कि जैसे दोनों में असमानता क्या है, कूलॉम के नियम में और बियो-सावर्ट नियम के बीच में असमानता। तो चलिए असमानता लिखिए असमानता में पहला नंबर लिखिए। देखिए जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना वह किससे उत्पन्न होता है? आवेश से उत्पन्न होता है। अब विद्युत क्षेत्र कौन सी होता है? सदिश की अदिश है? देखो जेकरा से उत्पन्न होता है वो अदिश है और जो उत्पन्न हो रहा है वो सदिश है। कैसे विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है लेकिन उत्पन्न क्या से होता है? अदिश उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है I इंटू dl से। I तो अदिश राशि है लेकिन dl क्या है? सदिश राशि है ना। अदिश को सदिश में गुना करते तो क्या आता है? सदिश। जो इससे उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है? यानी कि दोनों में फर्क क्या है कि जैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है आवेश से, आवेश सदिश राशि है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है I इंटू dl से। चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश है, dl भी, तो दोनों में समानता हुआ ना, सॉरी अब विषमता हुआ। पहला नंबर लिखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति, स्थिर विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति, स्थिर विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति अदिश स्रोत, स्थिर विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति अदिश स्रोत अर्थात आवेश Q द्वारा होती है। बड़का Q लिखिएगा, अर्थात आवेश Q द्वारा होती है, आवेश Q द्वारा होती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश स्रोत अर्थात धारा अल्पांश आइडियल वेक्टर द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए दूसरा नंबर लिखिए बियो-सावर्ट नियम के निर्भर लिख के तंपैता लगा दीजिएगा। बियो-सावर्ट नियम की निर्भरता आइडियल, dl के ऊपर वेक्टर लगा दीजिएगा, आइडियल सदिश एवं स्थिति सदिश
सदिश, स्थिति सदिश वेक्टर आर के बीच के कोण थीटा पर होती है, के बीच के कोण थीटा पर होती है, जबकि स्थिर विद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, जबकि स्थिर विद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। जबकि स्थिर विद्युत क्षेत्र में ऐसा, जैसे देखिए जो हम लोग बीओ सावर्ट के नियम निकाले हैं ना, तो क्या मतलब साइन थीटा था, आज जो हम लोग उधर पढ़े हैं कूलाम के नियम पढ़े हैं, चाहे विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला पर, उसमें साइन थीटा कोस से कुछ था, यानी कि वो सब कोण पर निर्भर नहीं करता है, ये वाला आपके कोण पर निर्भर। चलिए अब टॉपिक लिखिए निर्वात की परावैधुता। निर्वात की परावैधुता, निर्वात की परावैधुता एप्सिलॉन नोट, निर्वात की परावैधुता एप्सिलॉन नोट कोमन निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट एवं प्रकाश के चाल C, एवं प्रकाश के चाल C, प्रकाश के चाल C के बीच संबंध, के बीच संबंध, के बीच संबंध। देखिए कहने का मतलब है ना कि तीनों के बीच में हमको एक इक्वेशन ड्राइव करना है, फॉर्मूला, ठीक ना बालक। तो देखिए जैसे हम पहले ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट ऐसे लिखा जाता है बालक, हम मिस्टेक तो ऐसे लिख देते हैं एप्सिलॉन नोट इनटू म्यू नोट। देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू म्यू नोट बटा में 4 पाई लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे कि 4 पाई से 4 पाई कटेगा तो फिर क्या बचेगा, उतने ना आएगा। अब देखिए ऐसा लिखने से क्या हुआ कि 4 पाई एप्सिलॉन नोट के मान कितना होता है, किसको किसको याद नहीं है 4 पाई एप्सिलॉन नोट के मान, नहीं याद है, देखो नहीं याद है तेने 1 बटा गुना 10 के पावर 9 होता है ना, म्यू नोट बटा 4 पाई के मान 10 के पावर माइनस 7। तो देखिए एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट बराबर 1 बटा 9 गुना 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर 7, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नोट इंटू बराबर 1 बटा 9 गुना 10 के पावर 16। तो ध्यान दीजिएगा एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट बराबर, देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 8 के होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। आई केकर मान होता है, ठीक है ना, तो लिख देना फाड़ के है, ये प्रकाश के चाल के मान होता है ना, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट बराबर 1 बटा C स्क्वायर। तो चलो देखो पहला एकरा से देखिए, एकरा इन्हें गुना में भेज देते हैं, इसको इन्हें कहाँ भेजते हैं, भागा में एप्सिलॉन नोट इंटू, तो C बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट होगा ना, इसलिए C बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा
रूट अंडर। देखिए अब एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन पूछता है कि देखिए बालक, जैसे हमको लोग फार्मूला आया 1/√अंडर एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट ना। देखिए यहाँ से जैसे 2-3 तरह से इसका पूछने का तरीका है क्वेश्चन जैसे, ठीक ना। जैसे मेन इक्वेशन हो गया आपका, अब यहाँ से जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है ऑब्जेक्टिव ना, उसको देखिए समझिए। पहला बात तो एगो पूछता है इसे कि हेजा से एकरा गुना में भेज देगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट इंटू का वैल्यू क्या होगा। तो पहला 1। दूसरा इसका केवल पूछता है कि 1/एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट का मात्रक क्या होगा। देखिए इतना के मान किसके बराबर है। सी जो है प्रकाश के चाल है, चाल के मात्रक होता है मीटर सेकेंड इनवर्स, एकर स्क्वायर है तो क्या होगा मीटर होगा ना। मात्रक भी एकर निकल जा रहा है, लेकिन केवल एक मात्रक पूछे था, सॉरी केवल इतना पूछता है एग्जाम में कि रूट अंडर इतना का मात्रक क्या होता है म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट का मात्रक। तो इसी के बराबर है ना, एकर मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड, बीमा हो जाएगा। तो देख लीजिएगा किस फॉर्म पूछ रहा है, नोट कर लीजिए। चलो एगो नोट लिखिए, इस फार्मूला के आधार पर नोट लिखा रहे हैं। लिखिए 1/रूट अंडर म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, 1/रूट अंडर म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड तथा बीमा LT इनवर्स होता है, तथा बीमा LT इनवर्स होता है, LT इनवर्स होता है। तो आज के लिए इतना ही।